जय हिंद दोस्तों। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत चैप्टर 49 जिसमें हम लोग संवैधानिक निकाय देख रहे थे। ठीक है, संविधान के द्वारा जितना भी अभी तक आयोग जो बना हुआ है उसी को हम लोग देख रहे थे। उसी में हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और देखिए यहाँ से जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। थोड़ा सा उसको अच्छे से ध्यान में रखेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको हम लोग शॉर्ट में कैग भी बोलते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसको हम लोग आज देखेंगे। हम लोग शॉर्ट फॉर्म में इसको कैग बोलते हैं। ठीक है, तो कैग हम लोग आज देखना है। देखिए इनको बनाने का क्या उद्देश्य है। हम लोग जितना भी हम लोग देखे होंगे केंद्र सरकार में और राज्य सरकार में, ये जितने भी पैसे का जो लेन देन होता है, जो वो लोग उसका खर्चा कैसे करते हैं। ठीक है, उनका जो मैनेजमेंट जो होता है, सरकार तो सभी को बांट दी है। ठीक है, राज्य सरकार में भी जो पैसा जो जाता है वो जो योजनाओं में जो खर्च करती है, संचित निधि, आकस्मिक निधि, ये जो निधियां हैं, इन सभी में खर्च कितना है, उसमें आ कितना रहा है, उसको मैनेजमेंट, ठीक है, उसका पूरा खर्चे का हिसाब रखना। तो इन सब का भी देख रेख करने के लिए कोई होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए कैग का यहाँ पे नियुक्ति होता है ताकि वो सारी चीज़ों को देख सके, उसका पूरा रिपोर्ट रख सके कि हाँ इतना खर्चा हो रहा है, इतना आ रहा है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो सभी चीज़ों का देख रेख करने के लिए कैग का नियुक्ति होता है। ठीक है, इसलिए इनका नाम भी देखे होंगे यहाँ पे, ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, यानी कि नियंत्रक भी करेगा और महालेखा परीक्षक यानी अकाउंटिंग का देख रेख भी करेगा, उसका परीक्षण भी करेगा कि सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं अनुच्छेद। ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 148 में ये बात कही गई है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो होगा उसका एक स्वतंत्र पद होगा, उसका व्यवस्था किया जाएगा जिसका नाम रहेगा महालेखा परीक्षक। तो ये संविधान के 148 के अंतर्गत बनाया गया है। यह भारतीय लेखा परीक्षण और लेखा विभाग का मुखिया होता है, ये भी आप याद रखेंगे। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से आप ध्यान से देखेंगे। ठीक है, यह लोक वित्त का संरक्षक होने के साथ देश की संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था का नियंत्रक होता है। समझ में आ गया आपको, है ना। और इसका नियंत्रण राज्य एवं केंद्र दोनों स्तरों पर होता है। राज्य और दोनों में भी जितना है उनका सारी चीज़ों का नियंत्रण करता है, उसका लेखा करता है। ठीक है, इसका कर्तव्य होता है कि भारत के संविधान एवं संसद की विधि के तहत वित्तीय प्रशासन को संभाले। देखिए महालेखा परीक्षक के बारे में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर क्या कहते हैं। बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक भारतीय संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होगा। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था में भारत सरकार के रक्षकों में से एक होगा। यानी कि हम लोग रक्षकों में कौन मानते हैं, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के जो रक्षक होते हैं वो लोग, हम लोग किनको किनको मानते हैं। देखिए उच्चतम न्यायालय इसमें होता है ताकि सरकार जितना भी हमारे देश में किसी भी तरीके से अन्याय ना हो उसके लिए एक रक्षक। फिर निर्वाचन आयोग, ताकि जो भी सरकार में आ रहे हैं वो लोग, अगर निर्वाचन आयोग एक तरीके से रक्षक के रूप में काम करता है, यानी कि सही तरीके से काम करता है, सही लोगों को अगर सरकार में लेकर के आता है, तो उससे क्या होगा, एक तरीके से कहीं ना कहीं हमारा देश अच्छे से चलेगा। और फिर संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी जो हम लोग पढ़े थे, ये भी इसमें शामिल होता है। संघ लोक सेवा आयोग जो हम लोग ये जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर्स देखे हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, ये लोग मेन काम करते हैं। ठीक है, हर जगह पे इनका बहुत ही मुख्य भूमिका होता है। तो ये जो होते हैं हमारे भारत सरकार के रक्षक माने जाते हैं। उसी के अंतर्गत बी आर अम्बेडकर के अनुसार, ठीक है, महालेखा जो परीक्षक है इनको भी इसी के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। अब देखते हैं इनका नियुक्ति और कार्यकाल। देखिए जो इनका भी जो नियुक्ति होता है वो राष्ट्रपति ही करते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा इनका नियुक्ति होता है। उसके बाद से इनका जो कार्यकाल होगा वो 6 वर्ष का होता है और 65 वर्ष इनका जो एज है उसके हिसाब से इनका वहाँ तक वो काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद से इससे पहले जो है वो राष्ट्रपति को सभी में ये कॉमन रहता है कि क्या है, अपना त्यागपत्र दे सकते हैं।
उसके बाद से देखिए, यदि चाहते हैं राष्ट्रपति के द्वारा यदि किसी भी तरीके से महालेखा परीक्षक को यदि हटाना है, तो हटाने का क्या प्रक्रिया है? देखिए एकदम अच्छे से ध्यान में रखें, कई बार प्रश्न में ऐसा आता है कि जो इनका हटाने का प्रक्रिया वही प्रक्रिया रहेगा जो कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के साथ होता है। यानी कि एक तरीके से इनको जो रहेगा दुर्व्यवहार या अयोग्यता के आधार पे हटाया जा सकता है, वो भी विशेष बहुमत के साथ। जो प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के साथ होगा, वही चीज़ें इनके साथ भी उसी प्रक्रिया के साथ हटाया जा सकता है। इसका मतलब है कि इनको हटाने का जो प्रक्रिया वो बहुत ही सुरक्षित है, बहुत ही डिफ़िकल्ट रखा गया है ताकि कोई भी बेवजह ये इस तरीके से काम ना कर सके, ठीक है? और एक तरीके से मुख्य पिलर भी है हमारे देश के लिए, तो इनको इसलिए इतना सुरक्षा दिया गया है, ठीक है ना? तो आप याद रखें, कई बार ऐसा प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है या नहीं है करके आता है। तो उसमें इस तरीके से लिखा रहता है कि भारत के महालेखा परीक्षक को उसी प्रकार से हटाया जा सकता है जिस प्रकार से राष्ट्रपति को, या फिर जिस प्रकार से उपराष्ट्रपति को, मुख्यमंत्री को, या फिर इस तरीके से आता है कि मुख्य न्यायाधीश के समान, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को जिस तरीके से हटाया जाता है उसी तरीके से महालेखा परीक्षक को भी हटाया जाता है, तो ये सही हो जाएगा, ठीक है? तो ये आप ध्यान में रखेंगे। देखिए उन अगर जो ये लेखा परीक्षक हैं, महालेखा परीक्षक यानी कि कैग जो हैं, उनको अब वो स्वतंत्र रूप से काम कर सकें, समझ रहे हैं आप? पूरा पैसे का, पूरा सरकार का जो भी पैसे का हर चीज़ वो मैनेजमेंट उसको देख रहे हैं, तो उनको क्या है, स्वतंत्रता भी मिलना चाहिए उतना, ताकि वो खुल कर के बिना झिझक के सही तरीके से काम कर सकें। उसके लिए इनको क्या-क्या सुरक्षा दिया गया है? देखिए सबसे पहला क्या होगा, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं होंगे, यानी कि नहीं होते हैं। ये राष्ट्रपति नियुक्त ज़रूर करते हैं, वो ये भी क्या करते हैं, एक मंत्रिपरिषद के आज्ञा पत्र के द्वारा ये नियुक्ति करते हैं, लेकिन हटा नहीं सकते बिना किसी एक जो परफेक्ट रीज़न प्लस विशेष बहुमत के द्वारा। तो इस तरीके से उनको एक विशेष तरीके से सुरक्षा मिल गया। उसके बाद से दूसरा देखिए, पद के ये त्याग पत्र के बाद कोई भी अन्य पद ग्रहण नहीं कर सकते। यानी कि कोई और पद इनको नहीं मिलेगा उसके बाद से। इससे क्या होता है कि किसी भी प्रकार से कोई भी ऐसा लालच भी नहीं दे सकता, ना ही इनके अंतर्गत आएगा। इनको पता है कि अगर ये कैग बन गए हैं, कोई भी व्यक्ति अगर कैग बन गया है, इसका मतलब क्या है कि अब उसको उसके अलावा और कोई काम नहीं करना है। तो क्या है कि उस काम को वो बहुत अच्छे से करेंगे। तो इसलिए भी ये सुरक्षा देता है एक तरीके से, ठीक है? स्वतंत्र रूप से कार्य करने का मोटिवेशन देता है। देखिए वेतन और सेवा शर्तें, ये सारी चीज़ें संसद के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। नियुक्ति के पश्चात अलाभकारी परिवर्तन भी नहीं किया जा सकता है ताकि इनके ऊपर कोई दबाव ना आए। एक बार नियुक्त हो गए और जो-जो इनका सेवा शर्तें, वेतन भत्ते जो-जो डिसाइड कर दिया गया, उससे कम नहीं किया जा सकता है। उसके बाद से देखिए इनका जो भी कार्यालय का खर्च है वो संचित निधि पर भारित होता है। यानी कि वो क्या है, संचित निधि एक तरीके से पूरी तरीके से क्या है, दबाव मुक्त होता है, संसद का उस पे मतदान नहीं हो सकता है, ठीक है? देखिए इनका कर्तव्य क्या होता है और इनकी शक्तियाँ क्या होती हैं, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। कैग के कर्तव्य और शक्तियाँ जो है, सेवा शर्तें, ये अधिनियम जो है 1971 के अंतर्गत बताया गया है, उसी से इनका पूरा कर्तव्य और शक्तियाँ इनको मिलता है। तो ये याद रखेंगे, ठीक है? जो महालेखा परीक्षक कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें अधिनियम 1971 जो है उसको आप ध्यान में रखेंगे। उन्हीं से कैग को क्या शक्ति मिलता है, यानी कि एक कर्तव्य, सारी चीज़ें उसमें हैं कैग के लिए। भारत की संचित निधि और प्रत्येक राज्य की संचित निधि के सभी व्यय का परीक्षण, सभी लेखा व्यय का परीक्षा, ठीक है? स्थानीय निकायों का लेखा परीक्षा, ठीक है? तो ये आपको ध्यान में रखेंगे, ये सारी चीज़ें इनको, इनका ये शक्तियाँ होती है कि ये सारी चीज़ें वो कर सकते हैं। आगे थोड़ा-सा हम लोग देखेंगे। देखिए राष्ट्रपति रिपोर्ट जो है वो क्या होता है, ये जो जितना भी ये लेखा परीक्षा का जो भी रिपोर्ट बनाते हैं वो क्या करते हैं, राष्ट्रपति को देते हैं। फिर राष्ट्रपति उसको सभा पटल संसद में रखते हैं। उसके बाद से वो लोक लेखा जो समिति हम लोग पढ़े थे संसदीय समिति में, वो फिर इसकी जाँच करती है। देखिए कैग वित्त का संरक्षण
संरक्षक माना जाता है। यह केवल संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। ये भी बात याद रखेंगे कि जो कैग होता है वो संसद के प्रति केवल उत्तरदायी होता है। वह संसद की लोक लेखा समिति के गाइड, मित्र और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। ये कई बार प्रश्न देखे होंगे आप कि निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति जो होता है वो लोक लेखा समिति का गाइड, मित्र और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। देखिए अगला इसमें देखते हैं, केवल राज्य सरकारों के लिए लेखाओं का संकलन और अनुरक्षण करता है। यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे कि केवल, ठीक है, केवल राज्य सरकारों के लेखाओं का संकलन और अनुरक्षण करता है, यानी कि फिर केंद्र के लिए क्या काम करता है उसको हम लोग आगे देखेंगे कि केंद्र के लिए क्या काम करता है। राज्यों के लिए तो ये लेखा संकलन भी करेगा, यानी कि ऑडिटिंग भी करेगा और अकाउंटिंग भी करेगा, लेकिन केंद्र सरकार के लिए क्या करेगा उसको हम लोग अब देखते हैं। बस इतना ध्यान में रखना कि राज्य सरकारों के लिए सारा काम करता है। देखिए जो कैग होता है उसमें ये प्रश्न आता है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे ऐड किया हूँ। देखिए जो कैग होते हैं वो किस चीज़ का परीक्षण नहीं कर सकता? भारतीय ये जो जीवन बीमा निगम है इनसे रिलेटेड कोई भी खर्च को, या फिर आरबीआई हो गया, एसबीआई हो गया, भारतीय खाद्य निगम, इन सभी से रिलेटेड चीज़ों को किसी भी तरीके से परीक्षण, ऑडिटिंग, अकाउंटिंग कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन किसका परीक्षण कर सकते हैं? देखिए दामोदर ये नदी घाटी निगम, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग, इसका कर सकते हैं। एयर इंडिया का, ठीक है, इंडियन एयरलाइंस कॉरपोरेशन, इसका, भारत की संचित निधि, आकस्मिक निधि, लोक लेखा, ये सभी राज्यों का भी जो है वो सभी को ये ऑडिटिंग और अकाउंटिंग कर सकते हैं। देखिए जो कैग होते हैं वो राष्ट्रपति को 3 लेखाओं का परीक्षण जो परीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं, यानी कि एक तरीके से उसका रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। वो क्या-क्या है देखिए, सबसे पहले है विनियोग लेखाओं पर ये लेखा परीक्षा रिपोर्ट, ठीक है? वित्त लेखाओं पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट, और फिर सरकारी उपक्रमों लेखाओं पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट। तो ये जो 3 रिपोर्ट है, ये 3 रिपोर्ट पेश करते हैं, फिर राष्ट्रपति इसको सभा पटल पर रखते हैं और फिर लोक लेखा समिति इसकी जाँच करती है। तो कई बार ऐसा प्रश्न आता है कि कैग के द्वारा प्रस्तुत किया गया रिपोर्ट किसके द्वारा जाँच किया जाता है? तो लोक लेखा समिति, ठीक है? याद रखेंगे। देखिए यहाँ पे हम लोग समझेंगे। अब देखिए 1976 में ये जो कैग है, 1976 में इसे केंद्रीय सरकार के लेखाओं के संकलन और अनुरक्षण कार्य से मुक्त कर दिया गया, यानी कि एक तरीके से क्या हो गया कि इनको अब केवल एक तरीके से बस परीक्षण करना है, यानी कि अ अ, जो कैग होते हैं वो केंद्र सरकार के लिए क्या काम करते हैं, उनका अकाउंटिंग जो होता है, लेखांकन जो होगा, वो नहीं करेंगे, ठीक है? ये याद में रखेंगे आप थोड़ा-सा। उनका केवल परीक्षण करते हैं, यानी कि अब जो केंद्र सरकार का जो अकाउंटिंग है, जो लेखांकन है, वो अब क्या अब वो कौन करेंगे? वो करेंगे सीजीए। एक अलग से और भी अलग से एक और व्यक्ति यहाँ पे नियुक्त किया जाता है, केंद्र सरकार के लिए केवल स्पेशल रहते हैं, जो कि वो क्या करते हैं, लेखांकन का कार्य करते हैं, यानी कि अकाउंटिंग का कार्य करते हैं। लेकिन ऑडिटिंग जो है वो कैग ही करते हैं, ठीक है? ऑडिटिंग यानी कि उसका परीक्षण करना, परीक्षण काम। जैसे यहाँ पे ऐसा क्यों है? थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न हो रहा होगा, तो देखिए क्या होता है कि अब केंद्र सरकार में जितने भी खर्चे हैं, केवल एक व्यक्ति है जो कि उसका खर्चे को भी देख रहा है, खर्चे को भी पूरा मैनेजमेंट कर रहा है, फिर वही आदमी उसके लिए रिपोर्ट भी कर रहा है, वही आदमी उसका परीक्षण भी कर रहा है। यानी कि अगर आपके साथ ऐसा हो कि आप एग्ज़ाम भी खुद दें और अपना पेपर भी खुद चेक करें, तो फिर इसमें क्या होगा आप समझ सकते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी ये चीज़ चल रहा था, इसलिए फिर यहाँ पे क्या है कि सरकार यहाँ पे विचार करके उनका जो कार्य है उसको थोड़ा-सा अलग-अलग कर दिया गया है। तो उससे क्या होगा कि जो व्यक्ति एक काम बहुत अच्छे से ही कर पाएगा ना, अब वही व्यक्ति अपना परीक्षा भी दिया है, एग्ज़ाम भी लिखा और वही चेक भी करेगा, तो वो कैसा मार्क्स देगा अपने आप को? तो यहाँ पे भी वही चीज़ होता है, ठीक है? कैग राज्य सरकारों के लिए लेखांकन एवं लेखा परीक्षा दोनों कार्य करता है, जबकि केंद्र सरकार के लिए केवल लेखा परीक्षा करता है। तो ये आप थोड़ा-सा इसमें ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना?
जो केंद्र सरकार का जो लेखांकन है, यानी कि जो एक तरीके से अकाउंटिंग का काम है, उसके लिए सीजीए को नियुक्त किया जाता है, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। तो आप ये याद रखें, केंद्र सरकार का ये लेखांकन का काम करता है। तो इस तरीके से ये जो है हम लोग का बहुत कम समय में ये चैप्टर हम लोग को कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं यहाँ पे आ गया है, इसके थोड़ा सा फैक्ट आप देख लेंगे। मैं आपको सारी चीज़ें बेसिक बता दिया हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से फिर हम लोग अगले अगला वीडियो है उसमें अगले चैप्टर को देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। देखिए, इसमें चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, ताकि थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, और प्लस साथ में आपको जब भी वीडियो अपलोड होता है आप भी डिसिप्लिन के साथ अपना स्टडी कर सकते हैं। आप बहुत अच्छे से इससे नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि आपका इसमें सारी चीज़ें जितनी भी बेसिक चीज़ें हैं हर चीज़ें इसमें आपका कंप्लीट होती हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।